प्रश्न एक, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? सेफ्टी वॉल ऑफ द अर्थ का नेचर। ए भूकंप, सी बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी, डी नदियां। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ज्वालामुखी है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से विस्फोट करता है तो काफी मात्रा में गैस और विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़े छोटे निकलते हैं। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है इसलिए इसे सेफ्टी वॉल ऑफ द नेचर कहा जाता है। जैसे कुकर में नहीं होता सेफ्टी वॉल, है ना, जब वो काफी मात्रा में गैस आ जाती तो सेफ्टी वॉल फट जाता है और गैस कुकर से निकल जाती है। उसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि एक जगह काफी मात्रा में गैस इकट्ठा हो जाती है तो जहां भी वो पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट का कमजोर सतह पाता है और वहां टूट के निकल जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी ज्वालामुखी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में सम्मिलित नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गित किए गए हैं? ए जागृत ज्वालामुखी, बी प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी मृत्यु ज्वालामुखी और डी यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका उत्तर है डी यौगिक ज्वालामुखी। देखिए, जागृत ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी से है जिसमें से लगातार विस्फोट होता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। जैसे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट एटना इटली का है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप है, अंटार्कटिका का एयरबस है और हवाई द्वीप का मोनोलोआ। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जागृत ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखियों से है जो एक बार सक्रिय तो हो गए हैं, उसके बाद वो शांत हो गए हैं, उसके बाद दोबारा भविष्य में सक्रिय होने की संभावना रहती है। तो इसमें जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस आता है। मृत ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी से है जिनमें पूर्व में तो विस्फोट हो गया है, अब भविष्य में इस प्रकार की कोई विस्फोट की संभावना नहीं होती और उसके क्रेटर में पानी भर जाता है। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी यौगिक ज्वाला। थर्ड क्वेश्चन, पहले अश्रु पहले टीयर्स की उत्पत्ति कब होती? ए भूकंप के समय, बी प्लेट टेक्टोनिक से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय और डी पर्वत निर्माण के समय। तो इसका उत्तर है सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। एक्चुअली ये जो वर्ड आया है पहले टीयर, ये कहां से आया है? हवाई द्वीप पे। हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी है वहां पे जब विस्फोट होता है तो वो उस पे ऐसा लगता है कि जैसे लावा है और चमकीले धागे की तरह होता है, इसलिए इसको भी कहा गया है पेले हेयर, ओके, या पेले टीयर्स। तो इसका उत्तर सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। तो इसका जो उत्तर है वो 4 का सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। एक चीज जान लीजिए कि जो ज्वालामुखी में से निकलता है उसमें जो जल वाष्प है, जिसको इंग्लिश में हम वाटर वेपर कहते हैं, ये करीब 80 से 90% भाग होता है। इसके अलावा जो अन्य जो गैसें निकलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा और एवं धरातली चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? ए पायरोक्लास्ट, बी ब्रेसिया, सी लेपेली, डी स्कोरिया। तो इसका जो उत्तर है ए पायरोक्लास्ट होता है। पायरोक्लास्ट के अंतर्गत लावा और धरातली चट्टाने दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको बहुत क्लियर करिए कि पायरो के अंदर होता है लावा प्लस चट्टान, ठीक है, और बाकी सबको भी समझ लीजिए। जो ब्रेशिया होता है ये भी सब उसी के रूप से बनते हैं। ब्रेशिया का होता है ये इससे भी नोकीले टुकड़े होते हैं, पत्थरों के नोकीले चट्टान होती हैं ये सब, ठीक है। लैपिली मटर के दाने की तरह होती हैं ये,
मटर के दाने की तरह जो होती है चट्टान या गोलियां, कंचे के आकार भी कह सकते हैं, उसको लैपली कहते हैं। और जो स्कोरिया होता है वो इससे भी छोटे होते हैं। तो क्लियर हो गया आपको। पायरो के अंदर लावा और चट्टान, ब्रेसिया में नोकीले चट्टान, लैपली मटर के दाने, स्कोरिया छोटे, जो लैपली से भी छोटे होते हैं उनको स्कोरिया। नेक्स्ट, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट, गहन सागरी मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरी गर्त, महाद्वीपीय मग्न तट। तो इसका हम देखिए उत्तर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सागरी मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार है, ठीक है। सागरी मैदान कितना है? करीब 80.9 पढ़ा था हम लोगों ने प्रतिशत। उसके बाद क्या आता है बताइए? 80.9 है, कहीं 80.1 लिखा है। उसके बाद आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल करीब 8.5%। फिर महाद्वीपीय मग्न तट 7.5 और उसके बाद गर्त आता है, ठीक है। तो गर्त चूंकि बहुत ही छोटा है तो सबसे पहले इसका उत्तर क्या है? सागरी मैदान कौन सा? गैर सागरी मैदान 1 1 1 1 चारों में। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल कौन सा है? वहां 2 नंबर पे, तो 2 इसमें है, बस इसी में उत्तर 2 है। और उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट ये, तो ये सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा इसका। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका उत्तर होगा, अभी हमने क्या था, 7.5%। इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं, यानी कि इसकी जो औसत गहराई है वो करीब 100 फैदम है, जो हमने बताया था। और ये तो पता चल गया कि 7% में, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है अटलांटिक महासागर में 13.3%, फिर आता है पैसिफिक ओशन में 5.7%, और फिर आता है इंडियन ओशन में 4.2। लेकिन एक बात जान लीजिए, जहाँ पे पहाड़ मिलते हैं, मतलब यहाँ पे समुद्र है और ये पर्वत है, तो जहाँ पे पहाड़ मिलते हैं वहाँ पे जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं काफ़ी संकरे होते हैं, याद रखिएगा, वहाँ सबसे अधिक संकरे पाए जाते हैं। यही कारण है कि एंडीज पर्वत या रॉकी के पास से काफ़ी संकरे मिलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पे महाद्वीपीय मग्न तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक है, लेकिन भारत में अपवाद है। भारत का जो पश्चिमी तट है ये वाला, यहाँ पे ये चौड़ा है और यहाँ पे संकरा है। तो भारत में ये अपवाद है कि यहाँ पे चौड़ा है और यहाँ पे संकरा है। जान लीजिए कि जो विश्व का 20% जो तेल है, 20% पेट्रोल, वो महाद्वीपीय मग्न तट पे पाया जाता है। इसके अलावा विश्व की अधिकांश मछलियों का भी जो उत्पादन है या पकड़ी जाती है वो महाद्वीपीय मग्न तट पे पकड़ी जाती है। और जो विश्व का सबसे जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वो कहाँ पे? आर्कटिक महासागर पे है। कहाँ पे है? आर्कटिक पे, जान लीजिएगा, आर्कटिक महासागर में है, जिसका नाम है साइबेरियन शेल्फ, ठीक है। और ये करीब करीब 1500 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। लेकिन सर्वाधिक मग्न तट कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। और विश्व का सबसे जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है वो आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है, जो 1500 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ये सजोष्टा की दृष्टि महाद्वीप का एक अंग है। बिल्कुल सही बात है। जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहलाते हैं, अंतिम सीमा, ठीक है, ये इसका भाग है। बिल्कुल सही बात है ये। इसकी औसत गहराई 200 मीटर है, हमने ऊपर ये भी पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, ये गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? इसका सर्वाधिक विस्तार किसके? अटलांटिक में है। 13.3 पढ़ा था ना हम लोगों ने। इसका सर्वाधिक विस्तार यहाँ पे, इसकी औसत ढाल 1 डिग्री है। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल असत्य हो।
महाद्वीपीय मध्य तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अभी हम लोगों ने ये किया था, इसका उत्तर है बी, अटलांटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा शेल्फ है जिसका नाम है साइबेरियन, है ना। ये सबसे चौड़ा है विश्व का, जो 1500 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन यदि ओवरऑल क्षेत्रफल में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है 13.3% भाग में, और पैसिफिक में कितना था हम लोगों ने पढ़ा था 5.7% भाग में, और इंडियन ओशन में था 4.3% भाग में। तो यदि महासागरों के मान पे आए तो सबसे चौड़ा क्या है? अटलांटिक है, उसके बाद है पैसिफिक है, और उसके बाद इंडियन ओशन है। ये तीन याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मछलियां और अन्य समुद्री आहार मुख्यतः पाए जाते हैं महाद्वीपीय मध्य तट से, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार से, और गहन सागरीय मैदान से। तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने कहा था महाद्वीपीय मध्य तट से ही अधिकांश मछलियां पाई जाती हैं, और विश्व के जो अधिकांश बैंक है, बैंक मतलब जो मछलियों के भंडार हैं, वो महाद्वीपीय मध्य तट पर ही है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? गार्डिनियर, डार्विन, मरे और डेली ने किसका किया था? डार्विन ने किया था, और ये 1937 में किया था। बाद में इसको 1942 पे इस पे संशोधन आया था, और ये बिकनी आइलैंड पे था। बिकनी आइलैंड पे अध्ययन पे आधारित था 1937 पर। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन डाना, डेविस, डेली और जॉली ने किया था। इसका प्रतिपादन डेली ने किया था। ये कब किया था? 1880 में। और किस द्वीप पे किया था? सोलोमन द्वीप पे, सोलोमन आइलैंड पे अध्ययन पे आधार था, डेली ने किया था। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। देखिए, यदि ऑस्ट्रेलिया के हम मानचित्र को ध्यान से देखें इस तरह, है ना, तो यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये करीब करीब जान लीजिए कि 1900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी है? 1900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और 160 किलोमीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। तो ये पूरे पूर्व पे नहीं है, ये उत्तर में है। यदि कभी कभी उत्तर पूर्वी तट भी मान सकते हैं आप, लेकिन इसके हिसाब से इसका पूर्वी तट बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस मानचित्र पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया का तट है, ये देख रहे हैं आप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखा हुआ है, और ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ बना हुआ है। ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ बना हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे तो है, उत्तरी तट पे तो है, लेकिन पूरा पूर्व पे नहीं है, इसलिए पूरा उत्तर पूर्व ना लेके इसको उत्तरी पूर्वी तट मान लिया जाता है। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सवाना की शुष्क भूमि के। इसका उत्तर है बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। माना जाता है कि प्रवाल भित्तियों में इतनी विविधता और इतने टाइप्स पाए जाते हैं, उतने टाइप्स तो शायद वर्षा वनों में भी नहीं देखने को मिलते जितने प्रवाल भित्तियों में देखने को मिलते। कोरल रीफ या ज्वाष्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु में, कर्क और मकर रेखाओं के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों में, ठंडे समुद्री तटों पे। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय गलत है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय समुद्री तट पर भी हो गए, कर्क और रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। तो ये उत्तर भी सही हो सकता है, महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। तो ये सी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही हो। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, कोपरनिकस, जे.एल. बेयर्ड और केपलर। तो इसका उत्तर होगा कोपरनिकस ने, जिसने कौन सी थ्योरी दी थी? मैंने पीछे बताया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी। और इन्हीं को, यही कारण है कि इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या है? कि सूर्य केंद्र में है और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। 17 आकार की नजर में सौरमंडल पृथ्वी का कौन सा स्थान है? कौन सा? मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, JSUN सन EV
एम एम। तो कौन सा नंबर हो गया? 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, पांचवा। 18वां प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए यही प्रश्न घूम घूम के चला है। कौन सा? 4 जुलाई, 23 सितंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च को। किस दिन होती है? 3 जनवरी को। तो कौन सी स्थिति कहलाती? उपसौर। ठीक है। और कितनी दूरी होती है इसकी? कितनी दूरी होती है? 14.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसकी करीब ये दूरी होती है। 19वां, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन, 146.7 मिलियन, 149.6 मिलियन किलोमीटर। देखो अभी मैंने ये प्रश्न किया था, आप क्या है? 149.6 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, जिसके कारण कितना टाइम लेती है यहाँ पे लाइट पहुंचने में? करीब करीब 8 मिनट लेती है। कितना लेती है? ये टाइम लेती है पृथ्वी पे पहुंचने के लिए 8 मिनट लेती है। और ये कौन सी? लाइट ईयर कहलाती है। तो इसकी स्पीड कितनी है? लाइट ईयर की कितनी होती है? 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। 1,86,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चलती है। तो 8 मिनट पे पृथ्वी पर ये पहुंचती। 20वां, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वो तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, दिन और रात की अवधि समान होती है। ये कब होती है? ये होती है 21 मार्च और 23 सितंबर पे। और ये कब होता है? ये दो दिन कौन सी है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। इस दोनों तारीख को सूर्य किस पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है? ए, क्षोभमंडल, बी, मध्यमंडल, सी, समताप मंडल, डी, वायुमंडल। तो ये मैंने बताया था, ये कहां पाई जाती है? समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और जो ओजोन परत है वो किसके कारण नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण हो रही है। और 1984 में, फिर से मैं लोग को करते हैं, 1984 में किन्होंने इसकी खोज की थी? जोसेफ फॉरमैन, 3 नाम है। दूसरा है बी गार्डिनर, और तीसरा है जे शंखलिन ने। इन तीनों ने कहां पे खोज की थी इसकी? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, कि ओजोन परत पे छेद हो रहा है, ओजोन की जो परत है उस पे छेद हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण। इसके लिए जो विश्व में एक आंदोलन चला, जिसके कारण ही 1987 में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 1987 में क्या बना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। उसके बाद 2016 में किगाली समझौता होता है। ये किससे रिलेटेड है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये किससे है? ओजोन परत से रिलेटेड किगाली समझौता हुआ। निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय परत की सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ए, क्षोभमंडल, बी, समताप मंडल, सी, आयन मंडल, डी, ओजोन मंडल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा ओजोन मंडल। वास्तव में सप्ताह मंडल की के अंदर ही ओजोन मंडल है, लेकिन चूंकि यहाँ ओजोन मंडल अलग से लिखा गया है, तो इसका उत्तर डी, ओजोन मंडल बिल्कुल। समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस मंडल में धूलकण जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ही हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है। इस मंडल में धूलकण जलवाष्प की मात्रा भी कम होती है। तो ये उत्तर जो असत्य पूछा है ना, तो ये उत्तर गलत है। इसकी सीमा आयन मंडल से ना मिलके मध्य मंडल से मिलती है।
ऊपरी भाग में ऊपर की तरफ मध्यमंडल से मिलती है और निचले किससे मिलती है? क्षोभ मंडल से। ठीक है, ऊपरी सीमा मध्यमंडल से और निचली सीमा क्षोभ मंडल से। वातावरण की उपरत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य। तो इसका उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर तक है पृथ्वी से, और ऊंचाई पे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और ये करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका उत्तर आयन मंडल बिल्कुल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। तो ये बहुत ईजी है क्योंकि इतने सारे प्रश्न कर चुके हैं, अब तो ये आप आसानी से ढूंढ लेंगे। तो इसका उत्तर है सी क्षोभ मंडल। और 90% जलवाष्प कहाँ पाया जाता है? 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये क्षोभ मंडल ही उसका उत्तर बिल्कुल सही है।